आप सभी का इंडिया टीवी के चुनाव मंच पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर दो पार्टीज के बीच में ये चुनावी जंग नहीं है, बल्कि यहां पर अलायंस की जंग है। एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। एक तरफ बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट, अजीत पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ ताकत और दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। उनके साथ शिवसेना की उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंच पर बेहद खास मेहमान कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ इस सत्र को को होस्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथी सचिन चौधरी। नाना, मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी, मैं आपके बयान पढ़ रही थी, अखबार को गो थ्रू कर रही थी। आप कहते हैं आपका नाम तो नाना है, पर आप नाना नहीं हैं, ऐसा क्यों? दो बार नाना बोला तो हाँ होता है। तो मैं पॉजिटिव हूं, मैं सकारात्मक हूं और मैं किसान और युवाओं की और गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहता हूं। कुर्सी की लड़ाई मेरी कभी नहीं रही और इसलिए हमारे हिंदी में नाना को घर का बुजुर्ग समझते, तो मैं बुजुर्ग एक सीनियर करके महाराष्ट्र की जनता को, सभी लोगों को न्याय देने की एक भूमिका हमेशा रखता हूं, इसलिए मेरा नाम नाना है। तो नाना, अब महाराष्ट्र की सरकार, आप दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, तो सरकार के नाना प्रमुख बनेंगे आप? देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मैं ऐसे पार्टी में हूं कि जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरा भरोसा किया जाता है और उसी आधार पर हमारे कांग्रेस पार्टी में काम किया जाता है। हमारी अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी है, आपने हाल ही में देखा होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद संसद सांसदों से उस दल के उनका नेता नहीं चुना गया, डायरेक्ट वो पीएम बन गया। और हमारे पार्टी में विधायकों से हमारा नेता चुना जाता है और वो नेता बनने के बाद वो सीएम बनता है। और मैं पार्टी का अध्यक्ष इस नाते से मेरी जवाबदारी ज्यादा बनती है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मेरे पार्टी के और हमारे महाविकास आघाड़ी के विधायक चुन के लाकर सत्ता में पार्टी लाना और महाराष्ट्र को बचाना। और मुख्यमंत्री का जो इश्यू होता है वो हमारे हाईकमांड उसमें डिसीजन लेंगी और उसमें फल की चिंता का इश्यू नहीं है। आज महाराष्ट्र बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का काम है और इसलिए ये जो इश्यू है मुखिया बनने का, मुखिया मेरे गुरु थे विलासराव देशमुख, जो आज नहीं है, वो हमेशा एक बात कहते थे कि समय के पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता और जिस दिन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मतलब आपका काम करते हैं, मन से हाँ हाँ है, ऊपर से भले ही नाना हो। आप जो समझे, लेकिन मैं उस विषय पे ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र आज जिस सरकार के कब्जे में है उन्हें महाराष्ट्र की दुर्गति बना के रखी है। महाराष्ट्र बेचने का काम शुरू हो चुका है। मैं आज पुणे से आया, पुणे में भी वहां पे कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि जो लोगों के हित के लिए लोगों को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि बड़ी जो शहर होती है वहां पर हम लोग जब प्लान बनाते हैं तो लोगों के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था बनाते हैं। वो सब की सब जगह टीडीआर के नाम से बिल्डर को देने का काम शुरू हो चुका है। मुंबई में भी वही हाल है, नई मुंबई में हाल है, ठाणे में है, महाराष्ट्र के हर कोने में इस तरह से महाराष्ट्र को जो बेचा जा रहा है, ये कदापि महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं। इसलिए जो भी होगा वो तकदीर के साथ होगा, लेकिन महाराष्ट्र बचाना यह हमारा कर्म है और उसके आधार पे हम काम करते हैं। लेकिन नाना, आप ये 85-85-85 के फॉर्मूले से कैसे लड़ेंगे? ये आप इस अघाड़ी दल में अघाड़ी हैं, सबसे बड़े पार्टी हैं, फिर भी 85-85 पर संतुष्ट है? आपने कल जो आंकड़ा देखा है
उसमें अभी 33 और बचे हैं। पास में हमारे सभी लोगों को उतनी सीटें आएंगी, उसमें और किसी की बढ़ेंगी भी, और उसके आधार पर कई दल को ज्यादा भी सीटें मिलेगी। ये 33 में अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है, डिस्कशन शुरू है, आज भी दिन भर वही काम चला है। तो मुझे लगता है कि हम जब कल हमारा दिल्ली में सीएसी है, कल हमारे हाईकमांड से भी हमारा डिस्कशन होगा। जो भी कल हमारा डिस्कशन हुआ है शरद पवार जी से, उद्धव जी से, वो बात कल हम वहां रखेंगे। उसके आधार पर कल पास में रात तक हमारा डिसीजन हो जाएगा और किसको कितनी सीटें लड़ने आए हैं वो तय किया जाएगा। लेकिन नाना, महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन होगा? क्योंकि संजय राउत तो कह रहे कि हम 100+ सेंचुरी मार के ही रहेंगे, और आपके पार्टी को 105 के करीब सीट मिलने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ की ऐसी सीटें हैं जहां पर आपकी ताकत, आप मजबूत है और वो आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और शिवसेना वो सीट जो है वो भी उस पर दावा कर रही है। मुंबई की कुछ सीटें हैं, कैसे बात बनी? क्योंकि बात तो 15 सीटों पर आप दोनों में अभी भी अड़ी हुई है। देखो, कुल 288 जगह महाराष्ट्र की विधानसभा की है और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग 288 जगह लड़ेंगे। तो इसलिए अब किसको ज्यादा मिलती किसको कम मिलती ये इशू अब कांग्रेस का नहीं है। हमारा इशू एकदम क्लियर है। हमारी लड़ाई एक महाराष्ट्र द्रोही सरकार के विरोध में है, शिवद्रोही सरकार के विरोध में है, और हम वो लड़ाई लड़ रहे। कुर्सी की लड़ाई ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू महाराष्ट्र को बचाना। मैं बार बार वही बात को दोहरा रहा हूं। लेकिन जिसके जीतने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी उसे सीट भी तो ज्यादा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात सच है। उसी आधार पर, मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। कई सीटों में थोड़ा होता है, अलायंस में ये सब प्रॉब्लम होते हैं। हमारा ही नहीं, शक्तिशाली स्वयंभू विश्वगुरु की पार्टी में भी वही हाल है। वो राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बेचैनी है। तो उनमें भी क्या हो रहा है अभी भी, क्योंकि अलायंस में ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो ये चलते रहेगा, 2-3 दिन का इशू है। लेकिन सवाल वही है ना कि कांग्रेस अगर विदर्भ में मजबूत स्थिति में है, महाराष्ट्र में आप खुद को मजबूत स्थिति में पाते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे एडजस्ट कर पाएंगे? वो मना पाएंगे? झुकेगा कौन, कांग्रेस की उद्धव ठाकरे की पार्टी? नहीं, ये झुकना और टूटना ये इशू नहीं है। मैंने बार बार कहा कि महाराष्ट्र ही खतरे में है और सबका दायित्व बनता है कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम यूनाइटेड मेरिट के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, और वहां तक हम पहुंचे हैं। 10-15 सीटों का जो मामला है वो आज न कल से लड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से, लेकिन वहां तक भी आप पहुंचे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि संजय राउत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधा राहुल गांधी का नाम ले लेते हैं, कांग्रेस हाईकमांड का नाम ले लेते हैं। आपको बाईपास करने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, आप मुझे बाईपास करते नहीं, क्योंकि हम लोग अभी घंटों से साथ में बैठते हैं। अभी सीट शेयरिंग में तो हम लोग घंटों से बैठते, कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ बाहर दिखाई जाती है। ऐसा क्यों मीडिया करता है ये मेरे को आज तक पता ना, मैंने तो लड़ाई की बात कही ही नहीं। आपने कही लड़ाई की बात। नहीं, बाईपास लड़ाई हुई थी। नहीं, बाईपास, देखो, मेरे माँ को कोई गाली देगा तो मैं कभी सहन नहीं करूंगा। हमारे पार्टी का प्रोसीजर जो है, हमारी स्क्रूटिनी कमेटी है, हमारी सीएसी है, वो तो चलेगा। नेशनल पार्टी हम लोग है और नेशनल पार्टी में ये सब चीजें चलती है। अगर वो कोई हमारे ये सिस्टम को कोई कुछ गलत बोले तो उस बात को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वो उसके बाद उनकी जो गलती होगी उन्हें एक्सेप्ट। आपको गुस्सा आया था? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है। मैं विधानसभा का स्पीकर था, तब हमारे राज्य के मुख्य सचिव को भी मैंने पनिशमेंट दिया था। जहां कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, उसको सबक देना ही चाहिए। कैसे मिला था सबक? चीफ सेक्रेटरी को। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार कर रहे थे। नहीं, वो तो उनका आदत है। जब तक तुम्हारा चैनल कैसे चलाएंगे, 9:30 बजे तो करेंगे। तो आदत सुधरेगी नहीं? अभी आदत सुधरेगी कि नहीं? अच्छे है संजय राउत, हमारे अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र हैं। अब बहुत अच्छे से, अब आप देखा ना, अभी 2-4 दिन से कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। मतलब आपने सबक दे दिया, बातें अच्छी नहीं, मैं नहीं, वो हमारे दोस्त है, मैं सबक नहीं देता उनको। वो सीनियर है, तुम्हारे पत्रकारिता से है, और ऊपर के हाउस के है, वो राज्यसभा के ऊपर है, राज्यसभा के हैं।
कुछ अब जरा उस पार्टी की बात हो जाए जिसे आप खतरनाक पार्टी कहते हैं। खतरनाक पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल है, जो संविधान को नहीं मानती वो खतरनाक ही बोलना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी दल हो जो लोकतंत्र को, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, वो दल खतरनाक ही होते हैं। बीजेपी तो कहती है कांग्रेस का फेक नैरेटिव है। उनके बोलने से क्या है? कभी भी महाराष्ट्र में या देश में संविधान के बारे में कभी चर्चा हुई नहीं। संविधान कभी असुरक्षित है, अभी कभी तक चर्चा नहीं हुई। आम पब्लिक में इस बात की भावना है, क्योंकि हमारा यूपीएससी की भी विदाउट एग्जाम हमारे डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी किसी विचारधारा के लिए जाते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। पूरी गवर्नमेंट और निम्न शासकीय व्यवस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, जहां सब रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, एजुकेशन पूरा बर्बाद किया जा रहा है। तो और जीएसटी जैसा कानून लाकर आम पब्लिक से पैसा जो छीनने का काम किया जा रहा है। कौन सा रिजर्वेशन खत्म हुआ लेकिन नाना? आप बताइए ना, कहां जॉब लिए जा रहे हैं? कहां अभी सब एफडीआई कर दिया, 100% एफडीआई। जिस एफडीआई के बारे में ये बार बार चिल्लाते थे कि हम देश में एफडीआई नहीं होने देंगे, जैसे ये पावर में आ गए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो डिफेंस तक एफडीआई में ला लिया। देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। तो ऐसे समय में दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। और जिस तरह से मीडिया में जो वास्तविकता नहीं दिखाई जा रही, मैं आप लोगों को मैं ये कहता हूं कि आप लोग उसको फोकस करिए, देश की जनता को सच बताइए कि वास्तविकता क्या चल रही देश में। देश ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारा मूल है, और ऐसे समय में देश में अगर कोई हिटलरशाही और हुक्मशाही करे तो उसके बारे में हम लोगों ने चौथा स्तंभ की ज्यादा जवाबदारी बनती कि अगर कल नाना पटोले गलती करे तो बिल्कुल उसके विरोध में फोकस करना ही चाहिए, लोगों में उसके बारे में सच बताना ही चाहिए। ये हमारी भावना होती है। खुद राजू जी ने जब कानून लाया और मीडिया को स्वायत्ता दी, तो बफर जैसे मामले में राहुल जी को बार बार सभी मीडिया के माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा था। राजू जी ने कहा कि भाई मेरी गलती नहीं है, ऐसा कोई कमीशन नहीं खाया गया, लेकिन बार बार दिखाया गया। तो राजू जी ने कभी किसी मीडिया के मालकों को बुला के उसको ईडी नहीं लगाया, सीबीआई नहीं लगाई। राजू जी ने उस बात को फेस किया, अगर मैं गलत हो तो गलत रहूंगा, तो मैं बिल्कुल उसकी सजा भुगतूंगा। आखिरी वो डिसीजन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2014 में वो डिसीजन हुआ, और उसमें राजू जी को एकदम क्लीन चिट मिली। राजू जी के जमाने में नहीं ली, या कांग्रेस के सरकार में नहीं मिली। आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा चौथा स्तंभ का अधिकार होता है कि जो गलत है, जो भी कोई बात आती है तो उसके बारे में बात करें, जो सच है, झूठे बात का इशू है। लेकिन इस तरह की जो तानाशाह प्रवृत्ति जो देश में शुरू हुई 2014 से, ये बात देश के लोगों को आज भी ये लगता है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं या तानाशाह व्यवस्था में हैं। और इसलिए मीनाक्षी, आपने जो कहा है कि कहा कोई नहीं, देश में सब ऑल इज वेल, रिजर्वेशन को लेकर मेरा सवाल था। ना उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रहे कि आपका जो नैरेटिव है संविधान को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है बयान देते हैं, उसको बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। अब वो कह रहे कि आप जाति पाति की जाति गणना का मुद्दा उठाते हैं और आप जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, मराठा ओबीसी में झगड़ा लगा रहे हैं आप, ऐसा वो जिन लोगों को इंग्लिश आती नहीं उनका ये इशू है। राहुल गांधी ने क्या बोला, अब अगर आपके पास अभी वीडियो होगा तो दिखाइए, क्या बोला वहां पे जाके कि हमारे देश में जब हम सब बराबरी के होंगे तो अब हम लोग रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे। इसमें गलत क्या है? और बाबा साहब अम्बेडकर की भी भूमिका वही है। राहुल जी ने जो बात बोली है उसमें गलत क्या है? जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ मोड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते क्या बोलते क्या नहीं पता नहीं। आज मैं फोटो देख रहा था तो फोटो वो चर्चा चल रही है, वहां पर दो देश के नेता बात कर रहे हैं, हमारे नेता खड़े हैं, हमारे नेता फोटो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो चर्चा में भाग ही नहीं ले रहे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, बाबा साहब आम्बेडकर का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। अरे झूठ बोलने से क्या? देखो, बोलने से नहीं चलेगा।
आज आप एजुकेशनल में देखिए, नौकरियों में देखिए, नौकरियां तो बंद ही हो गई। गवर्नमेंट जॉब पूरे टोटल उन लोगों ने बंद कर दिए। जब गवर्नमेंट जॉब बंद कर दी तो आज आरक्षण खत्म हो गया। एजुकेशन व्यवस्था में भी आज वही परिस्थितियां हो गई है। तो उनके बोलने से क्या होगा? अभी वो तो लोगों को दिखाने के लिए बोलेंगे, लेकिन सच है कि ये लोगों ने आर्थिक और एजुकेशनल देश के लोगों को कमजोर करने का काम शुरू किया और जनता को गुलामगिरी की ओर ले जाने का इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र बनाया है। और वो बात सच है, लेकिन उनके ना बोलने से भी कुछ नहीं होगा। देश की जनता इनकी करतूतों को समझ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आ ही गया है तो जरा उन्हीं पर बात हो जाए। मैंने सुना है बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों 99 में पहली बार एमएलए बने। हम दोनों हाउस में एक ही एरिया के होने की वजह से हमारी दोस्ती है। महाराष्ट्र में राजनीति में एक विशेषता ऐसी रही है, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बोलना ही चाहिए कि महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव तक हम विचारधारा के साथ लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम अच्छे दोस्त रहते हैं। तो ये हमारी राज्य की परंपरा रही है। लेकिन ये सर बड़ा कमाल है, आप उन्हें अच्छा दोस्त कहते हैं, इतिहास याद दिलाते हैं और फिर धीरे से खलनायक भी कह देते हैं। हमने खलनायक नहीं कहा। उनकी जो काम करने का जो तरीका है, मैं तुमको एक हाल ही में एक घटना बताता हूं। हमारे राज्यसभा सांसद है हांडोरे जी, हमारे यहाँ पर अभी ड्रग्स लेकर गाड़ी अमीरों के बच्चे चलाते हैं और कई लोगों को उन्हें गाड़ी के नीचे कुचल के भाग गए। तो हमारे खासदार राज्यसभा चंद्रकांत हांडोरे, उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, वो ड्रग्स नहीं पिया था, कुछ नहीं, पुलिस ने चेक कर लिया और डैश लगी। वो आदमी को कुछ यानी एक्सपर्ट नहीं हो, उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट किए। अभी वो जो है लड़का वो बाहर भी आ गया, लेकिन उनके ऊपर ऐसा केस लगाया, उसको फंसाया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस दायर कर दिया। कल हाईकोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। तो ये जो सत्ता का दुरुपयोग जो होता है, तो कानून सबके लिए समान है। अपने लोग हैं उनके लिए अलग कानून, उनको बचाया जाए। हमारे राज्य में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर स्कूल में अत्याचार हुआ, आप पूरा देश ने सुना है, देखा है। वो स्कूल आरएसएस और बीजेपी की थी, इसलिए उनके जो संचालक मंडल था वो उसमें इन्वॉल्व था, वो अरेस्ट ही नहीं हुआ। कोर्ट ने उनको आदेश दिया, भाई उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? वो बच्चियों की माँ बाप जब स्कूल में जाती थी उनको किस तरह से उन लोगों ने परेशान किया, पुलिस स्टेशन में कैसा परेशान किया, ये देश ने देखा। तो ऐसे पावर का अगर दुरुपयोग कोई करता है तो वो अपने आप खलनायक होगा। तो जो पावर का उपयोग लोगों के लिए करेगा तो हमेशा हीरो रहेगा। तो आप तुम्हारे माध्यम से बोलने में भी वो उस्ताद हैं। फिर आप ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ये तो खोखे की सरकार है। तो है ना, बोके की सरकार है ही, खोखे की भी है और बोके की भी है। इसलिए है कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोगों ने चुन के दिया है, उस व्यवस्था को खरीद कर और ब्लैकमेल कर ईडी का डर दिखाकर दूसरी सत्ता बनाना। और हमारे जो गवर्नर थे उस समय के भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें अपने पावर का कैसा दुरुपयोग किया, क्योंकि जो शिंदे आज राज्य के मुख्यमंत्री है, वो शिंदे ने एक खत लिखा गवर्नर को कि मेरे जान को खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो राज्यपाल महोदय ने क्या करना, तो राज्यपाल महोदय ने उसको बुला लिया और सीधा मुख्यमंत्री की वोट दे दिया। उसके पास एमएलए है नहीं है वो देखा गया नहीं। आप उनके मित्र है देवेंद्र जी के, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनके पुराने मित्र उद्धव जी को परेशान कर रहे हैं, वो दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, बोल रहे कि मुख्यमंत्री बनाए, चलो मैं नहीं तो आप में, आपके पार्टी में से कोई घोषित करे, एनसीपी से कोई घोषित करे, लेकिन आप उनको समय नहीं दे रहे, 4 सीटें नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी नहीं दे रहे। तो आप उनकी हालत आपने क्या बना के रखी है, सवाल उठा रहे आपके ऊपर। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि बड़ी कोशिश से, बदनामी से एकनाथ शिंदे को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, बदनामी के साथ बनाया, खोखे की सरकार के साथ बनाया ना, बदनामी के साथ बनाया। तो अब उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? मेरे मित्रों को सलाह है।
नहीं हमने तो पूछा था नहीं, उनको नहीं, सवाल नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा बोला कि मुख्यमंत्री ही सरकार का नेतृत्व करते हैं और यही हमारा चेहरा है अभी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। ना ना ना, तुम अभी हाल ही में उनके तो बहुत रोज स्टेटमेंट बदलते। उनके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा महायुति करके ही हम पब्लिक के सामने जाएंगे और महायुति के बाद जो आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री डिसाइड होगा, अभी नहीं होगा। तो जिस एकनाथ शिंदे को इन लोगों ने इतना बदनाम किया खोखे के नाम से, उसको उसके नाम से चुनाव लड़ना चाहिए ना। बोलेंगे कि चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना, चुनाव नहीं इनके बोला नाम- ना, चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, साफ अरे तौर पर नेतृत्व- प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। देखो, नेतृत्व और मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा वो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, खुद नहीं करने का, दूसरी तरफ उंगली दिखाना, ऐसा कैसे चलेगा? पहले अपन करना चाहिए। जैसे उन लोगों ने कर दिया ना, तो हम अपना भी चेहरा फोकस कर देंगे। लेकिन उद्धव जी ने तो आपका आघाड़ी का नेतृत्व किया था ना। देखो, महाविकास आघाड़ी तो हमारे उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो बोलने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री का अगर फेस की बात अगर करते तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री के हमारा चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री ये अच्छा, मैं रहेगा। इसे थोड़ा और आसान कर देती हूँ। आप ये कह रहे हैं अभी अनाउंस नहीं करेंगे, Yes. जितनी सीटें आएंगी उसके आधार पर तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें आ गई तो किसका नाम आगे होगा? ये उसको हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अरे सर, मन की बात बोलिए ना। हाईकमांड डिसाइड करेगा, बोल दिया ना, मन की बात ही है। हाईकमान के मन में है आप? मैं हूं कि नहीं हूं उनके मन में हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। आप दिल्ली में रहते हो, आप ही उनसे पूछ लीजिए। आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में भी इतनी रुचि रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? योगी जी अपने आप को संत बताते हैं, भगवा पहनते हैं। सीता को जब रावण चुराने आया था तब वह भी भगवा पहन कर आया था। तो मैंने उनको थोड़ी बोला था, उनको क्यों लागू कर दिया? योगी जी को आपने कनेक्ट करते हुए क्यों ऐसी मैं बात कही? योगी जी को थोड़ी उनका नाम लेके नहीं बोला था। मैंने, तुम लोगों ने लगाया बाद में कि ये भगवा कपड़ा पहना है, तो मैंने नहीं बोला। मैं योगी जी को क्यों, मेरे साथ सांसद थे वो, मैं पार्लियामेंट में था, मेरे साथ सांसद थे, मैं उनको बोला ही नहीं। लेकिन मीडिया ने उस समय में जिस तरह से माहौल बनाया, मैंने कहा कि ये भगवा जो कपड़ा होता है वो हमारे धर्म में सात्विक कपड़ा होता है, और इस भेष में अगर कोई गलत करे तो उस सात्विक कलर को कोई बदनाम करे तो अच्छी बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने लगा दिया कि मैंने उनको बोला, मैंने उनको बोला ही नहीं। अच्छा, कैसे नेता हैं योगी जी? हाँ? योगी जी कैसे नेता है? मैं पार्लियामेंट में मेरा कुछ समय का मैं उनके साथ रहा हूं। अब यूपी में वो क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, अभी मेरा बहुत ज्यादा नहीं, पर जो भगवान श्री राम का जी का मंदिर बना और बारिश में उसमें लीकेज हुआ तो मेरे लिए बहुत तकलीफदायक हुआ। अब वो मोदी जी ने तो नहीं बनाया होगा या योगी जी ने बनाया होगा, तो मोदी जी ने बनाया, किसी ने, दोनों में से किसी ने तो बनाया होगा, या क्या उसमें सीमेंट कम डाला कि उन्हें क्या रेत कम डाली, क्या किया, क्यों लीकेज हुआ, ये मेरे लिए बहुत तकलीफदायक है। तो अब मैं उनका परिचय बहुत सारा नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम का हमारा आस्था का जो विषय था, उस मंदिर को अगर हमारे रामलला अगर पानी के अंदर आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफदायक बात है। सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार आपको लगता है आप बना रहे हैं, जनता अब आपका साथ देती या नहीं ये तो आगे की बात है, लेकिन सीट आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो मीनाक्षी, हमने कह दिया कि 288 सीट हम लोग सब मिलके लड़ेंगे। अब किसको कम ज्यादा मिलती, किसको कम मिलती, ये नहीं, मेरिट के आधार पर हम लोग ये सब डिसीजन लेने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दल जो 85 की जो बातें कल हमारी आई, तो अभी 33 सीटें जो है उस पर आज भी डिस्कशन हुआ, कल भी होगा। ये 2 दिन में आपको जो किसको कितनी सीटें कौन लड़ेगा उसकी आपके पास पूरा तख्ता आ जाएगा। सर, मुंबई बड़ी रफ्तार वाला शहर कहा जाता है, महाराष्ट्र इकोनॉमी में सबसे आगे कहा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुंबई का रफ्तार वाला शहर था कांग्रेस के समय में। आज सब मैं यहाँ आने को
10 मिनट का रास्ता था, मुझे पौन घंटा लगा। तो मुंबई की रफ्तार ये सरकार ने बंद कर दी है, हमको रफ्तार तेज करना है। नहीं, वो तो कह रहे कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया, अटल अरे सेतु बताइए ना। बनाया, मेट्रो का जाल हुआ, अटल सेतु को भी लोगों ने क्रैक करके रखा है। आपकी सरकार में तो 85 पैसा गायब हो जाता था और 15 पैसा जनता के पास जाता था। अब वो तो कह रहे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। लाडली बहन आके देखिए कितने करोड़ों महिलाओं को फायदा हो गया, लाडले भाई को फायदा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, अनगिनत काम गिना रहा है और कह रहे कि सरकार फिर टोल भी फ्री कर दिया है। हाँ, हाँ, लाडली बहन की बात लाया, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी है, मीनाक्षी भी है। हमने एक कानून बनाया कांग्रेस ने कि पिताजी के प्रॉपर्टी में बहनों का भी हिस्सा हम रखेंगे। तो पिताजी के प्रॉपर्टी में बहनें, जैसे भाई का हिस्सा होता है वैसे बहनों का भी रहता है। वो हमने इसलिए बनाया था कि बहन जब ससुराल जाती है तो जब साल में एक बार अगर आती है अपने भाई के घर, तो उसकी बहुत बहनों को तकलीफ ना दे, उनको बहुत प्यार करे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा है। तो हम लोगों ने इस तरह का कानून बनाया था। अब ये 1,500 रुपया देकर बहनों को महंगाई बढ़ा दी। इधर हमारे यहाँ पे पता है आपको कि जब से 1,500 रुपये दिया तब से 5,000 रुपया हर महीने में महंगाई के माध्यम से हमारे बहनों से लिया जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ाई, तो अब आपको इनकी जो डायरेक्ट पैसा देने वाली बात है वो उसका इफेक्ट कितना आने वाला है वो आपको पता चलेगा, चुनाव के रिजल्ट में आएगा। और मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में इनकी लाडली योजना बहन जो है, ये बेईमान भाइयों की योजनाओं को बहना ने समझ लिया है और बहना अभी ने सोच लिया है कि महाविकास आघाड़ी के ही साथ अपने को खड़ा होना है। और इस तरह का क्लाइमेट आज महाराष्ट्र में है। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं कि आप बहनों को तो उनसे ज्यादा देंगे, देंगे ना, बल्कि ज्यादा। हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। महालक्ष्मी, हाँ, क्या है योजना? तो महालक्ष्मी योजना में तो पैसे ज्यादा देंगी, लेकिन हम अपने बहनों को खुद के पैरों पे खड़ा रखने की एक व्यवस्था बना रहे हैं। उसका हमारा जब मैनिफेस्टो आएगा जी, तो उसमें आपको पूरी चीजें उसमें सामने आएंगी। बहुत सारी योजना हम बहनों के ला रहे हैं कि बहनें अब खुद के भरोसे खड़े हो, और उनको क्या क्या जस्टिस हम देने वाले हैं हमारे मैनिफेस्टो में आपको देखना मिलेगा। अब नाना, महाराष्ट्र की बहनें, युवा, यहाँ के बुजुर्ग, ये आपके गठबंधन के साथ रहते हैं या नहीं, आपके गठबंधन को रफ्तार देते हैं या नहीं, इसका तो इंतजार किया जाएगा। लोकसभा में दिया ना, लोकसभा में दिया ना, विश्वगुरु, स्वयंभू विश्वगुरु को भी यह नकारा गया है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल इसका आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। महाराष्ट्र में मैं आज से बोलता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुमत के साथ आएगी, सरकार बना रही है। बिल्कुल। मैं आपका ये बयान लिख लूंगी, रिकॉर्ड रख लूंगी, और जिस दिन नतीजों का दिन है, चाहे नतीजा जो भी हो, आज ही आपसे टाइम कंफर्म करवा रही हूं, आप समय दीजिएगा जरूर। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने देखा होगा कि मैं जब पार्लियामेंट में जब कहता था कि सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के रूप में आएंगी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, 2 डिजिट में हमारे सांसद आएंगे, तो तब सब लोग हंसते थे कि एक सांसद का पार्टी, और ये खुद प्रदेश अध्यक्ष कहता कि 2 डिजिट पार्टी बनाएंगे। आखिर महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम 2 डिजिट पार्टी हुई। जो बीजेपी अपने आप को कहती थी वो तो 2 डिजिट में पहुंची नहीं। तो ये परिस्थितियां है, महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव आपको आने वाले विधानसभा में देखने मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाना पटोले जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए, चुनाव मंच पर आने के लिए। थैंक यू।